गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं में विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, सेकेंड हम यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। थर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्णांक और साथ ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे सम और विषम संख्या। इन संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। संख्याओं के प्रकार में हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक। थर्ड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि संख्या जो मैंने लिखा था, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, इस तरह से आपका जो प्राकृत संख्या थी, या फिर होल नंबर, ये जो सारी संख्याएं हैं वो आपको दिख रहा होगा धनात्मक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऋण चिन्ह नहीं है। ये सारे जो चिन्ह है वो पूरे पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो होल नंबर आ गया, ठीक है, ये जो होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो आगे बढ़ते जा रहा है, ये सारे जो है वो पूरे पॉजिटिव है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव संख्याएं नहीं है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक है इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या से जुड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, नाम से ही आपको याद रखना है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या से जुड़ा होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल W बराबर 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों में तो डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पूर्णांक यदि बोल दिया यानी कि यहाँ पर इंटीजर यानी कि आपको धनात्मक संख्या भी लिखनी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर ऋणात्मक संख्याएं भी लिखनी होगी। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आप कैसे लिखोगे? देखिए, 0 में हमने जब यहाँ पर 1 जोड़ा तो 1 मिला है, 1 में फिर 1 जोड़ा तब 2 मिला है, 2 में 1 जोड़े तो 3 मिला, 3 में 1 जोड़े तो 4 मिला। ठीक है, यानी कि आपको आगे की संख्या कब मिल रही है? जब हम उसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे की संख्या हमको कब मिल रही है? जब हम उसमें संख्या को जोड़ रहे हैं। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसको घटा दूं, ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा? हमको 0 में 1 घटाना होगा, 2 में 1 घटाना होगा। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले 0 में 1 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 में 1 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर -2 में 1 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो क्या हो रही है, हम घटा रहे हैं यानी कि संख्या को कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संख्याएं कम कर रहे हैं। इस तरफ जो हम संख्या लिख रहे हैं वो क्या हो रही है? योग करने पर प्राप्त हो रही है। तो इस तरफ भी यदि हम इस तरह से लिखें, यदि हम इसको इस तरह से लिखें 0 के बाद 1, 2, 3 इस तरह से, उसके बाद ये संख्या तो आगे बढ़ती ही जा रही है ना, ये पता ही नहीं है हमें कि किस तरफ कि कितनी संख्या है। तो हम आगे इसके आगे कैसे लिख सकते हैं कि -1, -2, -3 लिख सकते हैं? इसके आगे नहीं लिख सकते क्योंकि ये संख्या जो है वो अनगिनत है, आगे बढ़ती जा रही है। तो अब हम -1, -2, -3 जो हमको प्राप्त हुआ उसे हम कहाँ लिखेंगे? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो यदि हम चिन्ह के द्वारा दर्शाएं तो इस तरह से यदि लिखेंगे, ठीक है, तो हमको क्या करना है? 0 से वो संख्या क्या हो रही है? छोटी हो रही है, क्योंकि हम 0 से ही घटाना स्टार्ट किए थे, है ना। तो यहाँ पर 0 से संख्या छोटी हो रही है, इसलिए हमको 0 से संख्या छोटी हो रही है तो हमें इस तरफ लिखना होगा, यानी कि इस तरह से -1, -2, -3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 3, 2, 1 इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या आपने 0 में से डायरेक्ट 3 प्राप्त किया? 0 में आपने 1 घटाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? -1 प्राप्त हुआ था। -3 प्राप्त हुआ था क्या? नहीं प्राप्त हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पर आप जो 3 से स्टार्ट करते हैं या 10 से स्टार्ट करते हैं वैसा नहीं करना है। 0 के बाद आपको जो संख्या प्राप्त हुई थी वो संख्या थी 1, ठीक है। यानी कि 0 से छोटी संख्या, जो 0 से सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। -1 के बाद -2 होगा, -2 के बाद -3, फिर -4, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक जो है उसका डेफिनेशन यदि हम पढ़ना चाहें तो क्या होगा, जब हम धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर जब हम समूह बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने क्या किया, धनात्मक संख्याएं लिखेंगे 1, 2, 3, 4, इस तरह से आप धनात्मक संख्याएं लिख रही हैं, या फिर इस शून्य लिख रहे हो या ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो हमने एक समूह बनाया, इस समूह को ही हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक को हमने क्या बताया, इंटीजर। तो इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पूर्णांक हम किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई या फिर जेड से, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पूर्णांक, धनात्मक संख्याएं, शून्य या ऋणात्मक संख्याओं को जब जोड़ने पर एक समूह प्राप्त होगा, उस समूह को ही हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को हम कैपिटल आई या फिर जेड से प्रदर्शित करेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले ऋणात्मक संख्याएं, फिर बीच में 0 होगा और उसके बाद हमारी धनात्मक संख्याएं आएंगी। इसके बाद हम चौथा पढ़ने वाले थे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, फिर भी हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सम संख्या और विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 2 से कैसे विभाजित होगा, यदि आप कोई संख्या ले रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ पर संख्या लिया 5, यहाँ पर आप संख्या ले रहे हो 10, यहाँ पर आप संख्या ले रहे हो 12 और यहाँ पर आप संख्या ले रहे हो 19, ठीक है। अब पूर्णतः विभाजित करने का क्या मतलब है, चलिए अब यहाँ पर हम 2 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से हम विभाजित कर रहे हैं 5 को, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया तो क्या होता है 6, तो संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो यहाँ पर हम कितने बार में देंगे, 2 बार में दे देंगे, 2 दूनी 4, और यदि हम इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, यहाँ पर शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, यहाँ पर संख्या तो बच गई ना। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब है कि ये पूरा कैंसल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि यदि मैंने 2 से 5 को भाग दिया तो ये क्या, वो पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। यदि हम इसमें 10 को भाग करते हैं, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 चौक 8, 2 पंचे क्या हुआ 10, तो 5 बार में ये पूरा क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर कोई भी शेषफल बचा क्या, नहीं बचा। तो ये क्या, वो पूर्णतः विभाजित हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि आप 12 लोगे, 2 छक्के 12, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ये 6 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। 19 को यदि आप लोगे, 2 × 18, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको क्या क्या दिख रहा है, जो पूर्णतः विभाजित है, 10 पूर्णतः विभाजित हो गया, 12 पूर्णतः विभाजित हुआ। तो अभी आपने देखा कि जो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी सम संख्या कहलाएगी। और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रही है, शेषफल यदि बच रहा है, तो हमारी क्या होंगी, विषम संख्या। यदि यही संख्या हम लिखें तो सम संख्या क्या संख्या हो जाएगी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी कि 2 खुद 2 से विभाजित होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से जो है वो संख्याएं क्या है, सम संख्या कहलाएंगे। कि ये जो सारी संख्या है वो क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो संख्या आपका बच रहा है वो क्या होगी, विषम संख्या। यहाँ पर मैंने 24 ही लिखा है, इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं, जैसे कि आपको 50 भी हो सकता है,
ठीक है, 100 भी होता है 2 से विभाजित, ठीक है, 200 भी होगा। तो इस तरह से आगे संख्या आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या समझा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो हमारी सम संख्या कहलाएगी, और यदि वो संख्या विभाजित नहीं हो पा रही है 2 से, तो वो संख्याएं विषम संख्या कहलाएंगी।